हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें आज की हमारी ये अगली वीडियो है। हम बायोलॉजी के प्रश्नों को कवर कर रहे थे और आज हम 10 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बहुत ही उपयोगी होंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या भी देखेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो बात करें तो इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन सी से स्कर्वी, के की कमी से रक्तस्राव, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ई की कमी से रिकेट्स नहीं होता, बांझपन होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का न जमना जैसी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, रिकेट्स बीमारी इसके अभाव में होता है। तो बात करें, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जिसे आप देख लीजिएगा। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन बी1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमीन है और बेरी नामक रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला हमारा प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्यों के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया। तो बात करें तो किसके चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया था। इसके बारे में अगर बात करें, जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने चेचक के लिए, चिकन पॉक्स के लिए जो वैक्सीन होता है उसका निर्माण किया था। आइए इनके बारे में जानें। तो चेचक एक वायरल संक्रमण रोग है जिसे छोटी माता या चिकन पॉक्स भी कहते हैं। यह विरियोल वायरस से फैलता है। इम्यूनोलॉजी के पिता कहे जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने 14 मई 1798 में चेचक के विरुद्ध मनुष्य के प्रतिरक्षण मतलब कि टीके का निर्माण किया था या आविष्कार किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इनमें से कोई नहीं। आइए इसके बारे में जानते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम एक्चुअली है क्या। तो पेनिसिलियम नोटेटम की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। चूँकि आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न में अल्फ्रेड फ्लेमिंग, विलियम फ्लेमिंग, डेविड फ्लेमिंग ये नहीं है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम की खोज की थी। इनके बारे में अगर जानें तो यह कवक श्रेणी के मृतजीवी वनस्पति हैं। इनके सहायता से 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक का आविष्कार किया और जीवाणु संक्रमण से होने वाले रोगों से लड़ने में सफलता प्राप्त की। वर्ष 1945 में इन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है। तो बात करें तो वेसेक्टोमी जो है ये परिवार नियोजन की एक प्रक्रिया है। इसके बारे में अगर जानें तो पुरुष नसबंदी जिसे कि वेसेक्टोमी कहते हैं, पुरुषों के लिए परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रिया द्वारा नसबंदी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है जिससे कि शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से बीमारी विषाणु जनित नहीं है। तो बात करें तो जो कोढ़ होता है, लेप्रोसी होता है, यह एक विषाणु जनित रोग नहीं है। इसके बारे में अगर बात करें तो पोलियो, खसरा, रेबीज विषाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु मतलब वायरस जनित रोग होते हैं, जबकि कोढ़ जीवाणु जनित रोग है। कोढ़ एक संचरणशील रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जन्मजात कौन सी बीमारी जन्मजात नहीं है। तो बात करें कौन सी बीमारी जन्मजात नहीं है तो पोलियो जो है एक जन्मजात बीमारी नहीं है। इसके बारे में अगर बात करें तो पोलियो या पोलियोमेलाइटिस एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है, जबकि हीमोफीलिया, वर्णांधता, मंगोलिज्म ये जन्मजात रोग हैं, जेनेटिक बीमारी है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न स्तर पर HDL एवं उच्च स्तर का LDL किस बीमारी के खतरे को बढ़ाता है। तो बात करें तो HDL और LDL ये
कोरोनरी धमनी का रोग होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो कि लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, HDL मतलब कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन तथा LDL मतलब कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक को रोकता है, जबकि LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर से कोशिकाओं में ले जाता है। अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो समय के साथ कोशिकाओं में इकट्ठा होने लगता है, जिससे धमनियां संकरी हो जाती हैं तथा रक्त प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज एवं स्ट्रोक का कारण बनता है। स्पष्टतः यदि उच्च स्तर का LDL या निम्न स्तर का HDL मौजूद हो तो कोरोनरी में जुड़े धमनी रोग होने की प्रबल संभावना होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड दूषित भोजन की वजह से होता है। यह बिल्कुल सही है। आइए इसके विषय में जानें। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि TB की। यह वायुजनित रोग होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है या दूषित भोजन जल से नहीं फैलता। बात करें डेंगू बुखार की तो यह संक्रामक रोग होता है जो कि डेंगू वायरस के कारण फैलता है। इस रोग का वाहक एडीज मच्छर होता है। अगर बात करें पीलिया रोग की तो यह विषाणु जनित रोग है। इसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है, जिसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। फलतः पेशाब पीला होने लगता है और रक्त में पित्त बढ़ जाता है। अब बात करें टाइफाइड की तो टाइफाइड सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। यह रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। इस रोग में प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार और सिर दर्द बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर अन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? तो बात करें तो जो सुअर होते हैं एन्सेफेलाइटिस के स्रोत हैं। अगर बात करें इनके बारे में तो जापानी एन्सेफेलाइटिस एक संक्रामक उष्णकटिबंधीय बीमारी है। इसे जापानी ज्वर भी कहते हैं। इसके वायरस मुख्य रूप से सुअर तथा जंगली पक्षी में पाए जाते हैं तथा इसके वाहक मच्छर होते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस के नाम से जाने जाने वाले इस वायरल फीवर का पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब कि पूर्वांचल में खासा प्रकोप रहता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। कल हम और जो भी 10 अगले प्रश्न होंगे उनको हम कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।